नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे प्रिय शिक्षक साथी, आज हम इस वीडियो में आपको माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा जो होना है सेवारत शिक्षकों की, उसके लिए एक मॉक टेस्ट लाए हैं इस वीडियो में। विषय सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम एक मॉक टेस्ट कराएंगे जिसमें आपका जो सिलेबस के अनुसार आना है सारी चीज़ें 120 अंक की जो आपकी सामाजिक विज्ञान आएगी और बाकी 30 अंक के सभी सब्जेक्ट जो मिक्स आना है उनके प्रॉपर वे में क्वेश्चंस हम यहाँ निकालेंगे, देखेंगे। आप सब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, साथ में हम आंसर बताते चलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जो हम आपको यहाँ वीडियो में क्वेश्चन करा रहे हैं उसी की टेस्ट की लिंक यदि आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो चल रही है आपकी मोबाइल में या आप लैपटॉप में चला रहे हैं या टैबलेट में जहाँ पे भी, उसमें नीचे लिखा होगा 2-3 बिंदु डॉट 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 होंगे और फिर मोर लिखा होगा MORE, उस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा और उसमें फिर सी मोर पे जाएंगे तो और खुल जाएगा। तो उसमें लिखा होगा सामाजिक विज्ञान मॉक टेस्ट 01 और नीचे लिंक दी गई, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेस्ट खुल जाएगा। वो किस तरह से खुलेगा हम इस वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपना स्नेह देते रहिएगा। चलिए देखते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं। ये लिंक है हमारे सामने, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट होगा तो लिंक खुल जाएगी और लिंक खुलेगी तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ सब कुछ लिखा है प्रॉपर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों के लिए। ठीक है, विषय सामाजिक विज्ञान है, कुल प्रश्न 150 रहेंगे, कुल अंक 150 रहेंगे, समय 2.5 घंटा रहेगा। लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर बता देंगे तो आप लोग प्रॉपर पूरा समय लेके इस लिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसमें पहला पार्ट रहेगा जो 30 अंकों का रहेगा, इसमें आपके 8 प्रश्न हिंदी के रहेंगे 8 अंकों के, 5 प्रश्न सामान्य अंग्रेजी रहेगी। ठीक है, 5 प्रश्न रहेंगे और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 7 प्रश्न रहेंगे और शिक्षा शास्त्र से 10 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से आपका ये 30 अंक रहेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं, जो पार्ट बी रहेगा इसमें पूरे 120 प्रश्न रहेंगे आपके सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के जो शाखाएं हैं जैसे कि राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, उससे संबंधित क्वेश्चंस इसमें मिक्स रहेंगे। तो चलिए हम इसको देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने अपना नाम यहाँ डाल दिया है RK राय। और यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डाल देना है, तो मोबाइल नंबर यदि आप डाल दें अपना तो ठीक है, नहीं डालें तो आप 9910 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, और यहाँ जिला डाल देंगे, तो हम अपना जिला डाल देते हैं छिंदवाड़ा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट आगे बढ़ जाएगा। देखो नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो आगे बढ़ गया। अब यहाँ सबसे पहले हिंदी के प्रश्न खुल गए हैं भाषा के। ठीक है, तो पहला प्रश्न है अनुग्रह शब्द का अर्थ है। तो जो अनुग्रह शब्द है उसका अर्थ क्या होगा, आपको यहाँ ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, सभी शिक्षक, और इसका आंसर भी आपको सोचना है, फिर मैं आपको बताता चलता हूँ। तो अनुग्रह मतलब होता है दया, इसका सही उत्तर दया है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। आगे हम देखेंगे अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको सही उत्तर देखना है। उपसर्ग होते हैं जो आगे लगते हैं, तो अधि इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल का पर्यायवाची पूछा है, तो जल का पर्यायवाची नीर हो जाएगा। इसमें अमृत का विलोम शब्द पूछ लिया है, तो अमृत का विलोम शब्द आप सबको पता है विष होता है। अगला है राम ने काम किया, वाक्य में क्रिया किस काल में है, तो किया
है ना, काम कर लिया उसने, तो भूतकाल में क्रिया है कि अपूर्ण भूत में है। अब यहाँ भूत के दो ऑप्शन हैं, तो हमें तुरंत भूत नहीं लगा देना है, यहाँ थोड़ा सा समझ के हमें उत्तर लगाना है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। राम ने काम किया। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखेंगे, लेखक का स्त्रीलिंग क्या है। लेखक का जो स्त्रीलिंग है वो क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान है स्त्रीलिंग इसका। ठीक है, लेखिका हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे, सह विद्यालयम गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या है। इसमें संस्कृत भी आ गया है, तो ऐसा आ जाता है, आपको समझना है। वह विद्यालय जाता है, सह मतलब विद्यालय होता है, सॉरी सह मतलब वह होता है, विद्यालयम मतलब विद्यालय या विद्यालय को, और गच्छति मतलब जाता है। राजा का तद्भव रूप पूछ लिया है ना, राजा का तद्भव रूप पूछ लिया है, तो सही क्या हो जाएगा उत्तर, राजा, राय, राज और राजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प 2, राय। ठीक है, अब हम जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अंग्रेजी विषय खुल जाएगा, जो 5 प्रश्न आना है। जैसे इसमें लिखा है, पहला अंग्रेजी का प्रश्न पहला है, और कुल में लाएं तो हम 9वां प्रश्न है। फुट का प्लूरल पूछा है इसमें, करेक्ट प्लूरल ऑफ फुट। तो फुट का जो प्लूरल होता है इसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनता है, इसके जो डबल ओ हैं डबल ई में बदल जाते हैं, तो इसका फीट हो जाएगा। आगे हम देखें, चूज द सिनोनियम ऑफ हैप्पी। तो हैप्पी का सिनोनियम पूछा है, तो यहाँ जॉयफुल हो जाएगा। और अगला हम देखेंगे, चूज द एंटोनियम ऑफ कोल्ड। ठीक है, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, और वार्म मतलब होता है गर्म। यहाँ एंटोनियम पूछा है, एंटोनियम मतलब क्या होता है, विलोम। क्या होता है, विलोम होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। यहाँ लिखा है चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ आर्टिकल पूछ लिया है, तो हमें इसमें सही उत्तर लगाना है। आर्टिकल पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, टीचर। टीचर में पहला अक्षर आ रहा है टा, जो कि व्यंजन है, तो उत्तर सही हो जाएगा हमारा क्या, ए हो जाएगा। क्योंकि यदि शब्द को पढ़ने से पहला अक्षर व्यंजन आता है तो हम वहाँ ए लगाते हैं। आगे है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई एम गुड। अब इन मैथ, एट मैथ, ऑन, और यहाँ पे दिया है चौथा ऑप्शन फॉर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको सोचना है, फिर मैं बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो आई एम गुड एट मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें समझना है प्रॉपर। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसको जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला विषय खुल जाएगा। चलिए देख लेते हैं फटाफट से, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने सामान्य ज्ञान और समसामयिकी का प्रश्न खुल गया है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु तो बहुत सरल है प्रश्न, आप सबको पता ही होगा, बता दीजिए फटाफट से। तो बाघ इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखें, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो राष्ट्रीय पक्षी भी आप सबको पता है कि मोर है। आगे देखें हम, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आया है, नहीं, हमें इन चीज़ों पे जरूर ध्यान देना है, किस क्षेत्र में, इस नहीं फोकस करना है। कभी कभी हम ऐसा पढ़ लेते हैं प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि उसने पूछा कि नहीं दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार भौतिकी में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गणित में नहीं दिया जाता है, तो इसका उत्तर गणित हो जाएगा। चिकित्सा में भी है, साहित्य में भी मिला हुआ है, तो इसका उत्तर गणित हो जाएगा। ठीक है,
नोबेल पुरस्कार केवल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मैन बुकर पुरस्कार पूछ लिया है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है जो वो है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, बुक से समझना है। मैन बुकर जो है वो ये जो साहित्यिक पुरस्कार हैं श्रेष्ठ वाले, उनमें से एक है ये मैन बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपको महासागरों के नाम क्रम से याद होना चाहिए, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े की तरफ। तो इसका जो सबसे बड़ा है वो है प्रशांत। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा है ना। राष्ट्रगान है जनगणमन और राष्ट्रीय गीत पूछा है तो वंदे मातरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है। तो जो श्वेत क्रांति है, श्वेत मतलब सफेद होता है, तो इसको हम याद रखेंगे दुग्ध से। दूध भी सफेद होता है, दुग्ध उत्पादन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारे ये 20 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे 10 निकलेंगे जो कि शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ज्ञान देना, सीखने में सहायता करना और परीक्षा लेना, अंक देना। तो सही उत्तर हो जाएगा सीखने में सहायता करना। ठीक है, जो शिक्षण कार्य करते हैं शिक्षक वो सीखने में सहायता करते हैं। अगला है पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट है, तो इससे व्यवहार को मजबूत करना होता है। नेगेटिव आंसर हमें नहीं लगाना है, जैसे सजा देना ये नेगेटिव आंसर है, व्यवहार को कमजोर करना ये भी नेगेटिव है, उपेक्षा करना ये भी नेगेटिव है। तो जो सही उत्तर है हमें इसमें जो शिक्षा शास्त्र है ना, इसमें हमें सकारात्मक उत्तरों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। सकारात्मक उत्तर ही होते हैं सही उत्तर। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक पूछ लिया है। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक, आपको ये जो विधियां हैं है ना, उन विधियों को प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट विधि के जो प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक हैं। ठीक है, किलपैट्रिक के बारे में पढ़ना, ये शायद अरस्तु के शिष्य हैं। ठीक है, किलपैट्रिक। तो अरस्तु या जॉन डीवी, हाँ जॉन डीवी के, किलपैट्रिक जॉन डीवी के स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे समस्या समाधान विधि किससे संबंधित है। तो समस्या समाधान विधि है तो इसका सही उत्तर होगा तार्किक चिंतन से। ठीक है, आगे हम देखेंगे सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। सतत मतलब होता है निरंतर, तो निरंतर प्रगति का आकलन, जो सीसीई होते हैं ना जनरली स्कूलों में। आगे हम देखेंगे आकलन का अर्थ क्या है, असेसमेंट। तो आकलन का अर्थ क्या है, अंक देना, प्रगति का मापन, परीक्षा लेना, पास करना। प्रगति का मापन, आकलन एक्चुअल में क्या करता है, बच्चों की प्रगति का मापन करता है। आगे हम देखेंगे चिकित्सात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। चिकित्सात्मक शिक्षण जो होता है इसका उद्देश्य बताना है। तो इसमें ऑप्शन है नया पाठ पढ़ाना, कठिनाइयों को दूर करना, परीक्षा लेना, है ना। तो सही उत्तर है इसका कठिनाइयों को दूर करना, जिसको उपचारात्मक भी कहते हैं। आगे है अधिगम की कठिनाई किस कारण से होती है। तो अनुचित शिक्षण विधि का प्रयोग कर लेते हैं हम, तो बच्चों को अधिगम में कठिनाई होने लगती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुचित शिक्षण विधि या अनुपयुक्त शिक्षण पद्धति का उपयोग कर लेते हैं। सहकारी अधिगम मतलब सहकारी मतलब सहयोग और सामूहिक सीखना कहलाता है। ठीक है, आगे देखें प्रकल्प कार्य। प्रकल्प कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यावहारिक अनुभव देना, इनमें अंक प्राप्त करना। ये सब सकारात्मक, जब सकारात्मक ऑप्शन ही हो चारों तो उसमें से बहुत अच्छा सकारात्मक हमें निकालना है। समय बिताना तो ये नकारात्मक हो गया।
ठीक है, शिक्षक की सहायता करना, अंक प्राप्त करना, तो सही उत्तर है इसका व्यवहारिक अनुभव देना। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मुख्य विषय है, अच्छा ये छूट गया, इसका हम सहयोग करना था। ठीक है, मुख्य विषय है, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो वो खुल गया हमारे सामने। हमें माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक हैं सामाजिक विज्ञान वाले, आप जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से इस बात को सुने कि सामाजिक विज्ञान आपको कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं की अच्छे से करना है, और 9वीं 10वीं का भी पढ़ लीजिएगा। तो 6वीं से 10वीं तक की यदि आपने सामाजिक विज्ञान अच्छी कर ली तो समझ लीजिए कि आपके टेस्ट में बहुत अच्छे अंक आएंगे। पास तो सब हो ही जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे आप यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये 6वीं के स्तर का ही प्रश्न है ना। तो इसका सही उत्तर है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो आप उत्तर सोचें फटाफट से और फिर इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, है ना, तो इसको नगर नियोजन इसकी मुख्य विशेषता थी। नगर नियोजन बहुत अच्छा था। अगला हम देखें, वैदिक सभ्यता के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं। वैदिक सभ्यता अब बात आ गई है, तो वैदिक सभ्यता का नाम ही है वेदों से, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वेद हो जाएगा। वेदों की संख्या पूछी है, तो वेदों की संख्या आप सबको पता है, 4 वेद हैं, चारों वेदों के नाम आपको पता होना चाहिए। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये चारों वेदों के नाम दिए हैं, लेकिन इसमें सबसे प्राचीन पूछ लिया है, तो सबसे प्राचीन वेद आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला है, महाभारत युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। महाभारत का युद्ध पूछा है कि किस नदी के किनारे हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा है, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे महाभारत का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिखा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। आपको ये समस्त वंश पढ़ना है, 6वीं में भी हैं और 7वीं की जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भी वंशों के बारे में दिया गया है। अगला है हमारा, अशोक का पालन किस धर्म से था। अशोक का पालन किस धर्म से था। तो अशोक जो थे, है ना, उनका पालन जो है वो बौद्ध धर्म से, मतलब वो फॉलोवर किस धर्म के बने, अशोक बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे। आगे हम देखें, गुप्त वंश का संस्थापक। अब यहाँ गुप्त वंश के संस्थापक पूछ ली, तो जितने भी वंश हैं इन सभी वंशों को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, उनके संस्थापकों के नाम याद रख लेना है। तो इसका जो सही उत्तर है, गुप्त वंश के संस्थापक जो हैं वो कौन से हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको श्रीगुप्त भी कहते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, हैदराबाद है, विजयनगर स्वयं है, और मद्रास और कांचीपुरम। तो आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर की राजधानी विजयनगर ही थी, जिसे ऐतिहासिक रूप से हम्पी के नाम से भी जाना जाता है ना, हम्पी। तो आपको याद रखना है, इसमें हम्पी ऑप्शन नहीं है, इसलिए विजयनगर ही हम कर देंगे। अगला प्रश्न है, भारत में इस्लाम का प्रारंभिक प्रभाव किसके आक्रमणों से हुआ। तो प्रारंभिक प्रभाव पूछा है किसके आक्रमणों से, तो मोहम्मद बिन कासिम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना पूछी है, तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन
खिलजी। तो सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कुतुब मीनार की नींव भी भरी थी। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव डाली थी, उसके फिर इल्तुतमिश ने उसको संपूर्ण कराया था। इसने दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में स्थापना की थी और साथ में गुलाम वंश का संस्थापक भी यह था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे हम देखेंगे मुगल वंश का संस्थापक कौन था। अब मुगल वंश का संस्थापक पूछा है तो यहाँ ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। आगे हम देखें अकबर के प्रमुख मंत्री कौन थे। तो यहाँ अकबर के प्रमुख मंत्रियों के नाम दिए हैं, ऑप्शन हैं 4 हमारे पास, बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल और एक ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सभी उत्तर हो जाएंगे क्योंकि सभी उनके मंत्री थे। आगे हम देखें ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ ताजमहल के निर्माण के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन 4 हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सही उत्तर है शाहजहां। इनने अपनी जो पत्नी थी, इनकी पसंदीदा बेगम बोलेंगी, मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था, जो कि बहुत फेमस है। फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। अब यहाँ 1857 की क्रांति की बात है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये आरंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से इसका आरंभ हुआ था, प्रारंभ। ठीक है, मेरठ से। ये 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, 10 मई, है ना। अगला हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। झांसी की रानी बिल्कुल थी प्रमुख, नाना साहब ये भी प्रमुख थे, और तात्या टोपे ये भी थे। तो सभी वाला उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछी है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1885। ठीक है, ये सन भी याद रखना है हमें। अगला है कांग्रेस के संस्थापक पूछ लिया है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है 4 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। तो इसमें A.O. ह्यूम इसका सही उत्तर है, A.O. ह्यूम। आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग कब प्रारंभ हुआ। तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग कब प्रारंभ हुआ? 4 सन दिए गए हैं हमारे सामने, 1885, 1915 और 1919। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 1947 में तो हमें देश को आज़ादी मिल गई थी। आगे हम देखें असहयोग आंदोलन का पूछा है इन्होंने, असहयोग आंदोलन कब हुआ। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन चलाए हैं उन सभी को हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सभी को अच्छे से याद रखना है और उनको याद रखना ही है, और सन जरूर याद रखना, उनके नाम याद रखना है। तो उस उत्तर हो जाएगा हमारा 1920 से 22। ठीक है, असहयोग आंदोलन। चलिए आगे हम देखेंगे। प्रश्न है नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कब हुआ। तो नमक सत्याग्रह जिसको दांडी यात्रा के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये कब हुआ ये पूछ लिया है। तो ये 1930 में। आगे देखो भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लिया है, तो यहाँ 4 ऑप्शन देखो, महात्मा गांधी द्वारा ही ये चलाए गए हैं। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने की, और भारत छोड़ो आंदोलन जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, आप सबको पता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था। अब स्वतंत्रता के समय पूछा है। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय पे भारत के वायसराय थे। अगला है संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो संविधान सभा की स्थापना के लिए 4 ऑप्शन है, 45, 46, 47 और 50। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा
1946। अगला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो आपको सबको पता है, हम सब हर साल मनाते ही हैं 26 जनवरी, लेकिन यहाँ 26 जनवरी सभी ऑप्शन में आ गए हैं, तो हमें सन भी पता होना चाहिए। तो सन है उसकी 26 जनवरी सन 1950। ठीक है, आज़ाद हो गया था हमारा देश 15 अगस्त 1947 को, लेकिन फिर संविधान का निर्माण होता रहा और प्रॉपर संविधान बन के तैयार हुआ। उसके बाद वो लागू हुआ 26 जनवरी को, जिसको हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे। तो यहाँ मुख्य शिल्पकार पूछा है, योगदान सबका रहा है, लेकिन मुख्य बात की गई है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फुल नाम है उनका। तो इनका सही उत्तर 57 क्वेश्चन का सही उत्तर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएगा। अगला है न्यायपालिका का प्रमुख क्या है। जो न्यायपालिका होती है उसका प्रमुख क्या है ना, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति या गृह मंत्री। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। अगला है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ये तो आप सबको पता है ना, कितना होता है, तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। अब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है, तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदनों को हमें अच्छे से पढ़ना है पूरा डिटेल में। ठीक है, तो ये 6 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। उच्च सदन कौन सा कहलाता है लोकसभा राज्यसभा में, आप सब हमें कमेंट करके बताएं कि जो 2 सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें उच्च वाला कौन सा कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखें संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई है। संविधान की जो मूल प्रति है वो कहाँ रखी गई है, तो सही उत्तर है इसका संसद भवन। ठीक है, भारतीय संसद भवन के पुस्तकालय में विशेष रूप से इसको हीलियम गैस से भरे बक्से में सुरक्षित रखा गया है। चलिए आगे हम देखेंगे भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, जनता, संसद और निर्वाचन मंडल और मंत्रिमंडल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निर्वाचन मंडल। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता है इनका चुनाव। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और लोग, है ना। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, राष्ट्रपति। अगला देखेंगे हम प्रश्न, हमारे सामने प्रश्न है अगला कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1962। इसमें पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो है 26 अक्टूबर 1962 को जो भारत चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। अगला हम प्रश्न देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी है ना। अधिकतम आयु उच्चतम न्यायालय पूछा है, तो इसकी अधिकतम आयु उत्तर हो जाएगा 65। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं आप सबको पता है, जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है, 6 है। अगला देखेंगे हम संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कौन सा अधिकार है। अब जो मौलिक अधिकार हैं वो भी संविधान कौन से कौन से तक हैं वो आपको याद करना है, पढ़ लेना है। तो इसमें जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है। आगे हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय फल पूछ लिया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आप देखेंगे आम हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष पूछा है तो बरगद हो जाएगा। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, पृथ्वी का पूछ लिया है ना। अब आपको भारत का नहीं पूछा है, यहाँ पूरा पृथ्वी मतलब वर्ल्ड का पूछ लिया है, तो सही उत्तर है इसका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगला है भारत का
सबसे लंबा नदी कौन सी है? भारत की लिखना, सॉरी उसमें गलत प्रिंट टाइप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लंबी नदी पूछी है, बड़ी नहीं पूछी, लंबी पूछी है ना। तो सही उत्तर गंगा है। आप लोग कमेंट में बताएं सबसे बड़ी कौन सी नदी है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात ऑप्शन दिए गए हैं योग, शिव समुद्रम, गोकाक और जोग, है ना। तो जोग फॉल आपने पढ़ा होगा, जोग इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें हम, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 6, 7, 8, 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। कौन कौन से राज्य हैं वो? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ये गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो भारत का जो दक्षिणी भाग है इसको दक्कन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी भाग। आप लोग बताएं, दक्कन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दक्षिणी भाग जो है ना। चलिए सही है। आगे हम देखेंगे, हिमालय पर्वत कितने राज्यों में फैला है? तो हिमालय पर्वत ऑप्शन दिए हैं 4, 5, 6 और 7। तो आपको बताना है कितने राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 7। वैसे तो ये और ज़्यादा राज्यों में फैला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्तर 7 है तो हम 7 को लगा देंगे। अगला हम देखेंगे, जो हिमालय है वो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारतीय हिमालय क्षेत्र मुख्य रूप से 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है। ठीक है, भारत की यहाँ सबसे बड़ी झील कौन सी है पूछा है, तो सही उत्तर हो जाएगा भारत की जो सबसे बड़ी झील है उसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास 4, डल झील, वूलर झील, चिल्का झील और कोलेरू, ये ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही उत्तर है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल क्या है? भारत की प्रमुख फसल पूछी है, तो क्या है? गेहूं, चावल, गन्ना और कपास, 4 ऑप्शन हैं। तो प्रमुख फसल चावल है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया है, कौन सा है? तो ये आप सबको पता है कि राजस्थान उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, अब जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत की राजधानी पूछ ली है ना, तो नई दिल्ली इसकी। अगला, भारत की मुद्रा, मुद्रा क्या है? रुपया है। मुद्राएं भी हमें पढ़ना है और देशों की भी आ सकती हैं, है ना, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, या अन्य देशों की। रुपया हमारे भारत का है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछ लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में है इसका मुख्यालय। चलिए आगे हम देखेंगे, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है हमारे पास 1947, 1948, 50 और 51। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950। अगला है, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था बताएं सभी। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 2017। ये 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। अगला है, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है कृषि, ठीक है, और सेवा, उद्योग और निर्यात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा। आगे देखें, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई?
तो विश्व बैंक की स्थापना हम देखेंगे तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 1944, 45, 46, 47। तो 1944 इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे हम देखेंगे IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछ लिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वॉशिंगटन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछ लिया है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है, 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनेवा, न्यूयॉर्क और क्या दिया है, ब्रसेल्स और लंदन, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सब बताएं मुझे। बिल्कुल, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, चाइना। व्यापारिक भागीदार पूछा है। अर्थशास्त्र के जनक पूछ लिया है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अर्थशास्त्र के जनक तो ऑप्शन है एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स, कीनेस और अमर्त्य सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र की। भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो इसका सही उत्तर है 10 वर्षों में। अगला देखेंगे हम, भारत की जनसंख्या 2021 अनुमान लगभग कितनी है? यहाँ अनुमानित पूछी है 2021 के अनुसार, है ना। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 140 करोड़। आगे हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पूछी है, तो ऑप्शन हमारे पास हैं 1944, 1945। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1945। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछ लिया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय ऑप्शन दिए हैं जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो इसका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, आगे हम देखेंगे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला देखें हम, भारत ने संयुक्त राष्ट्र को किस वर्ष ज्वाइन किया? ऑप्शन दिए गए हैं 1945, 1946, 47 और 50। तो इसका सही उत्तर है 1945। अगला है हमारा प्रश्न, सत्याग्रह की अवधारणा किसने दी? है ना। तो ऑप्शन तिलक, गांधी, नेहरू और पटेल हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी। वंदे मातरम के रचयिता पूछ लिया है। ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने तो जनगण मन लिखा है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत एक खोज जो पुस्तक है इसके लेखक पूछ लिया है, तो जवाहरलाल नेहरू इसके उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? ये तो आपको सबको पता है, 26 जनवरी को। अगला है गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी तिथि को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी अभी हमने मनाया है 15 अगस्त को, 80वां स्वतंत्रता दिवस। अगला है गांधी जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, तो 2 अक्टूबर को उनकी जयंती। और बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ना। तो चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और आगे हम देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ लिया है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा है, तो
ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आप बताएं हमें फटाफट से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रपिता तो आपको पता ही है कि गांधी जी को जाना जाता है राष्ट्रपिता के नाम से। नेताजी के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गुरुदेव को रविंद्रनाथ टैगोर जी को महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहा था। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। असम के बाघ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असम के बाघ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपीनाथ बोरदोलोई। ठीक है, असम के बाघ के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दक्षिण के गांधी ऑप्शन है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, के कामराज और सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर है के कामराज, दक्षिण के गांधी। ठीक है, अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009 आप सबको पता है ना। तो ये 2009 उसका नाम है, लेकिन ये लागू 2010 में हुआ था। ठीक है, चलिए, उसको 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था, तो 2010 में लागू हुआ था। सही उत्तर 2010 हो जाएगा। आरटीई अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए है? तो इसका सही उत्तर जो है वो किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14 वर्ष के लिए। अगला है भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन है इसमें 47, 50, 51, 52। तो सही उत्तर है 1950। अगला है सामाजिक विज्ञान। अभी ये आ गए हैं थोड़े पेडागोजिकल क्वेश्चन। ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो हमें इसमें सकारात्मक उत्तर देखना है। तो आंसर हो जाएगा समझ विकसित करना। वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? तो वसुधैव मतलब वसुधा ही, कुटुंबकम मतलब परिवार है, तो पूरी दुनिया एक परिवार है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की विशेषता तो यह विविधता में एकता। अगला है त्योहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है सामाजिक एकता। संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है? तो संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, तो प्रतीक जो है वो अशोक स्तंभ है, सम्राट अशोक ने बनवाया था जिसको। आगे हम देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान। ठीक है, अब राष्ट्रीय गान पूछा है, वो राष्ट्रीय गीत पूछा था। अब यहाँ जनगण मन उत्तर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्य पूछ लिया है, तो यहाँ ऑप्शन भी हैं हमारे पास चारों। तो इसका सही उत्तर है जो वो क्या हो जाएगा? राज्यसभा का अध्यक्ष, है ना। चलिए आगे हम देखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अगला है भारत में कितने प्रकार की न्यायपालिकाएं हैं? तो कितने प्रकार की हैं? इसका सही उत्तर है 3 प्रकार की न्यायपालिकाएं हैं। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है न्याय करना। विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है पूछ लिया है। ये सब 6वीं, 7वीं, 8वीं की सामाजिक विज्ञान में आपको विस्तृत रूप से मिल जाएंगे। विधायिका का काम है कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है ना। तो कार्यपालिका का काम जो है वो है सरकार को चलाना। अगला है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त
किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में आम चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, आम चुनाव की बात की है तो हर 5 वर्ष में होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ लिया है तो ये हॉकी हो जाएगा। अगला है, कुरुक्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कुरुक्षेत्र तो किस राज्य में है ये स्थित? हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय आपने सुने होंगे, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर हो जाएगा। तक्षशिला पूछ लिया है, देखो तक्षशिला की बात की और अगला प्रश्न तक्षशिला का आ गया है तो इसका सही उत्तर भी क्या है? पंजाब है इसका, है ना, तक्षशिला और नालंदा। अगला हम देख लेंगे, प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये दो ही विश्वविद्यालय बहुत प्राचीन रहे हैं, तक्षशिला और नालंदा, तो इसका उत्तर है तक्षशिला। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना पूछी है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1984 की, 80 की, 77 की, 90 क्या है? तो 1980 इसका सही उत्तर है। अगला है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है ना, पहले भी बता चुका हूँ इसका उत्तर 1885। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1925। भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? भारत की जो विदेश नीति है उसका मुख्य सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता। अगला हम देखें तो पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत अर्थव्यवस्था से है कि विदेश नीति से है? तो विदेश नीति से इसका है, ठीक है। हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो अभी हमने भारत चीन युद्ध से संबंधित एक प्रश्न निकाल दिया है तो इसका सही उत्तर है 1962। भारत पाक युद्ध पूछ लिया है, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 में और 1971 में हुआ था। तो दोनों उत्तर इसके सही हैं, लेकिन अब दो ऑप्शन कैसे सही हो सकते? ठीक है, तो आपको अब कोई भी लगा सकते हैं इसमें से, ऐसे प्रश्नों में आपको नंबर फ्री का मिलेगा। अगला हम प्रश्न, इसमें ऐसा तो नहीं है प्रथम बार का वो, नहीं। चलिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? अब जैसे यहाँ पूछा है पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो इसका जो सही उत्तर है वो 1974 में। अगला है, पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हमारा 1998। ये मई 1998 में हुआ था पोखरण द्वितीय का। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? यहाँ पहला उपग्रह पूछा है तो पहला उपग्रह तो हमारे आर्यभट्ट जी के नाम से ही था, ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह। चंद्रयान 2 किस वर्ष में लॉन्च हुआ? ये ऐसा पूछ लिया है प्रश्न, चंद्रयान 2 जो है वो किस वर्ष में? तो ये 19 में हुआ था, 2019 में। अगला है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या है? तो परियोजना कार्य का है व्यवहारिक अनुभव और अनुसंधान कौशल। सो माय डियर टीचर्स, ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ हम सबमिट करेंगे और सबमिट करके हम देखेंगे कौन सा गलत है कौन सा सही है। व्यू स्कोर देखेंगे तो हमारे अंक यहाँ दिख जाएंगे। 142 8 प्रश्न यहाँ हमारे गलत हो गए हैं। अब वो कौन से 8 प्रश्न हैं उनको भी हम देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे निकालते जाएंगे तो हम देख लेंगे कौन कौन से गलत हो गए हैं, तो उनको हम सही उत्तर भी जांच लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है इसमें गलत आंसर को सेट कर दिया जाता है ना, तो भी हमारा सही करने के बाद भी वो गलत बताता है। सो आपको यदि ये वीडियो काम की लगी है तो आप इसको पसंद करके
देखो यहाँ कुरुक्षेत्र लिख दिया नदी, जबकि नदी पूछा है तो कुरुक्षेत्र नदी थोड़ी ही है। ठीक है, वैसे सरस्वती ही इसका सही आंसर है। ऐसे ही हम और भी देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। ये गांधी युग कब प्रारंभ हुआ, तो ये 1915 इसका उत्तर है। ठीक है, 1919 में तो रोलेक्ट एक्ट आया था। चलिए इसको कंफर्म कर लीजिएगा थोड़ा। और देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय बता रहे हैं, जबकि संसद भवन की लाइब्रेरी में ही रखी है वो। ठीक है, ऐसे ये गलत आंसर इसमें सेट हैं, इसलिए वो नंबर हमारे कम हुए हैं 8। ठीक है, यहाँ पे आपातकालीन 1975 लिख दिया। तो ये सारे जो आंसर्स में डाउट हैं उनको आप क्लियर कर लीजिएगा बुक से पढ़ करके। और यहाँ 5 लिखा है, जबकि हिमालय तो वास्तव में 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है। तो माय डियर टीचर्स, अब हमें इजाज़त दीजिए। इसको लिंक हमने आपकी इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक को पर क्लिक करके खुद टेस्ट में आप क्लिक करके और नंबर अपने जांच सकते हैं कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं। चलिए तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।